स्कूलों में फैल रहा सांप्रदायिकता का ये संक्रमण कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। कोरोना की वैक्सीन तो आ गई, लेकिन इसकी वैक्सीन कब आएगी? आज बड़ा सवाल यही है। इस वायरस की वैक्सीन का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आज हम आपको बताएंगे कि देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो हमारे देश के 15 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 25 करोड़ छात्र इस वायरस से बच जाएंगे। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि जो खतरा बढ़ता जा रहा है उससे कैसे बचा जाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह टीका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष कानून है जो किसी भी धर्म या जाति के लिए सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। लेकिन भारत में अभी इस तरह के कानून की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल देश में हर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद के मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं, यानी हर किसी धर्म के हिसाब से उनके अपने कानून हैं। वैसे मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के सिविल मामलों का निपटारा होता है। कहने का मतलब यह है कि अभी एक देश एक कानून की व्यवस्था भारत में नहीं है। इसकी कमी है, और यह विडंबना ही है कि भारत का संवैधानिक स्टेटस तो सेक्युलर है, यानी धर्मनिरपेक्ष है, जो सभी धर्मों में विश्वास और समानता की बात करता है। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश में कानूनों को लेकर यूनिफॉर्मिटी यानी कि समानता नहीं है, जबकि इस्लामिक देशों में इसे लेकर कानून है, यानी वो हमारे से आगे हैं। यानी जो देश धर्मनिरपेक्ष हैं, यही समान कानून के रास्ते पर आज तक नहीं चल पाया है। भारत में भले एक देश एक कानून की व्यवस्था ना हो, लेकिन कई देशों ने इसे अपनाया है। फ्रांस में कॉमन सिविल कोड लागू है, जो वहां के सभी धर्मों के लोगों पर समान कानून की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। यूनाइटेड किंगडम के इंग्लिश कॉमन लॉ की तरह अमेरिका में भी फेडरल लेवल पर कॉमन लॉ सिस्टम लागू है। ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश कॉमन लॉ के जैसे ही कॉमन लॉ सिस्टम लागू है। और इसके अलावा रशिया, कनाडा, जर्मनी और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में भी सिविल लॉ सिस्टम लागू है। यह मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि आपको यह समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान कानून व्यवस्था इस देश की जरूरत है। हम बात तो करते हैं इकट्ठा होने की, बात करते हैं सेक्युलर होने की, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहां पीछे रह गए और किन देशों ने इसे अपना लिया, यह समझकर आप इस हिसाब से तय करेंगे कि इस देश को अभी इसकी कितनी जरूरत है। लेकिन केन्या, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और ग्रीस में समान नागरिक संहिता जैसे कानून नहीं है। केन्या, ग्रीस और साउथ अफ्रीका में ईसाई बहुसंख्यक हैं, लेकिन यहां मुसलमानों के लिए अलग कानून है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहां कुछ मामलों में हिंदुओं के लिए अलग प्रावधान है। हालांकि पाकिस्तान में हिंदुओं को इतनी आज़ादी नहीं है। इसके अलावा नाइजीरिया में 4 तरह के कानून लागू हैं: इंग्लिश लॉ, कॉमन लॉ, कस्टमरी लॉ और शरीयत। यानी यहां भी भारत की तरह सभी धर्मों के लिए समान कानून नहीं है। यानी कुछ देशों में अभी भी ऐसा पिछड़ापन है, और हम चाहते हैं कि हमारे देश में दरअसल ये वायरस जो फैल रहा है उसका इलाज किया जाए, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं इसका इलाज है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहां पॉइंट यह भी है कि जिन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून हैं, उन देशों में धर्मनिरपेक्षता का विचार ज्यादा व्यवहारिक है। उदाहरण के लिए फ्रांस में लगभग 10% मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां एक देश एक कानून होने की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग 3 तलाक और विवाह, बाल विवाह जैसे जो इस्लामिक मान्यताएं हैं उनका पालन वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस में कॉमन सिविल कोड होने की वजह से भी वहां पर स्कूलों में बुर्के और हिजाब पर पूरी तरह से बैन लगाना संभव हो पाया है। नटशेल में कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी वैक्सीन है जो धार्मिक कट्टरवाद के संक्रमण से भारत को बचा सकती है। और आप भारत के ही एक राज्य गोवा के उदाहरण से समझ सकते हैं, जहां पे वर्ष 1961 में गोवा का वो भारत में विलय होता है। तभी से वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यानी वहां इस्लाम धर्म को मानने वाले पुरुष एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। सभी धर्मों की लड़कियों के लिए शादी की उम्र एक जैसी है, और तलाक और संपत्ति के बंटवारे में भी महिलाओं को एक जैसे अधिकार हासिल हैं।
यानी वहां कानूनों को अलग अलग धर्मों के हिसाब से तय नहीं किया गया है। गोवा में लगभग 8.5% मुसलमान हैं, 25% ईसाई आबादी है और 66% हिंदू आबादी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि गोवा में किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने इसका विरोध किया हो, या एक समान कानून से वहां इस्लाम धर्म खतरे में आ गया हो? कभी नहीं सुना होगा। यहां एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है यह भी कि भारत में क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों में के लिए समान है। यानी चोरी, हत्या और लूट की वारदात चाहे कोई मुसलमान करे या कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति करे, सब पर एक जैसी धाराएं और सजा लागू होती है। हमारा सवाल यह है कि एक समान क्रिमिनल लॉ होने से किसका धर्म खतरे में पड़ रहा है? लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यह धारणा पैदा कर दी गई है कि इससे खास धर्म खतरे में आ जाएगा, और इसी वजह से भारत के लिए इस कानून को लागू करने में कई चुनौतियां नजर आती है। वैसे भारत के संविधान का आर्टिकल 44 ये निर्देश देता है कि उचित समय पर सभी धर्मों के लिए पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। लेकिन कभी वोट बैंक की राजनीति की वजह से, तो कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वजह से, और कभी सरकार को बचाए रखने के लिए इस विषय को छेड़ा तक नहीं जाता है। यानी कहीं ना कहीं अपना प्रलोभन हर सियासी दलों को दिखता है और उनको ऐसा लगता है कि अपनी राजनीतिक रोटी को अच्छे से पकाने के लिए इन मुद्दों पर हमें तवज्जो नहीं देना चाहिए। और यही वजह है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन यह आज भी प्रासंगिक नहीं है। वर्ष 1985 में शाह बानो केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश को एक रखने में मदद करेगा। तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि देश में अलग अलग कानूनों से होने वाले विचारधाराओं के टकराव भी खत्म होंगे। वर्ष 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को यह निर्देश दिए थे कि संविधान के आर्टिकल 44 को देश में लागू किया जाए। लेकिन यह सियासत इस देश में सब पे हावी रही, और मैंने जैसे कहा, पहले समझाया कि हमारे देश में वोटों के लिए जो ध्रुवीकरण की सियासत होती है वो बार बार इन पर भारी पड़ जाता है। वैसे झारखंड के स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने का यह मामला अभी सामने आया है, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि इस समस्या के बीज आज से 74 वर्ष पहले ही इस देश की व्यवस्था में डाल दिए गए थे, और ये सब कुछ मुस्लिम वोट बैंक के लिए हुआ था। मुस्लिम वोट बैंक के लिए 23 नवंबर 1948 को संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोरदार बहस हुई थी, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि सिविल मामलों में निपटारे के लिए देश में समान कानून होना चाहिए या नहीं। लेकिन संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद इस्माइल साहिब, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग साहिब बहादुर, पोकर साहिब बहादुर और हुसैन इमाम ने एक मत से इसका विरोध किया, और इस समय संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तमाम बड़े कांग्रेसी नेता भी इसके खिलाफ थे। इन सभी सदस्यों की तब दलील थी कि समान कानून होने से मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा, और इसमें मुसलमानों के लिए जो 4 शादियां, 3 तलाक और निकाह हलाला की व्यवस्था की गई है वो भी खत्म हो जाएगी। और भारी विरोध की वजह से उस समय संविधान की मूल भावना में समान अधिकारों का तो जिक्र आया, लेकिन समान कानून की बातें ठंडे बस्ते में चली गई। यानी उस वक्त भी वो धार्मिक मुद्दा सबसे आगे रहा, जिसपे यह तय किया गया कि आने वाले वक्त में इस धर्म के आधार पर किस तरह से वोटों को अपनी ओर खींचा जा सकेगा, और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड उस वक्त भी इनकी नजरों में दुश्मन बन गया।